तो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स करे थे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और कैसे ये जो सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अफेक्ट होती है। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेनरीज लॉ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। तो सबसे पहला, ये सॉल्युबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी है, फॉर एग्जांपल से समझेंगे, फिर मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक गिलास मान लो पानी है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके ऊपर से, और पानी भी कितना फिक्स अमाउंट ले लेता हूँ पानी का, मान लेता हूँ मेरे पास पानी है 100 ग्राम। ठीक है। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैंने टेम्परेचर फिक्स करा हुआ है। टेम्परेचर मैंने करा हुआ है मान लो कितना, 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स। प्रेशर कितना फिक्स है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। ठीक है। तो किसी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, मैं ऊपर से डाल रहा हूँ सॉल्यूट, मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, सुनना। मेरे पास 100 ग्राम पानी में ना मैंने ऊपर से 1 ग्राम चीनी डाली, घुल रही है, 2 ग्राम डाली, घुल रही है, 3 ग्राम डाली, घुल रही है, 4 ग्राम डाली, घुल रही है। तो डिज़ोल्व करते 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 एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, अब ना और चीनी नहीं घुल रही, और चीनी घुल ही नहीं रही अब। ठीक है। तो वो स्टेज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कब आ रही है, जब मैंने 40 ग्राम चीनी डाल दी है। तो ऐसी स्टेज आ गई कि अब 40 से तुम थोड़ी सी भी चीनी डाल लो, घुल ही नहीं रही। ठीक है। तो वही 40 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ चीनी। आ रही है बात समझ में। ठीक है। तो सिंपल से सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख देते हैं फटाफट से, कि शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ solvent at a particular टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, या मैक्सिमम कोई सब्सटेंस कितना डिजोल्व हो सकता है, वो क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे एंड सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। और ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और ये किस पे डिपेंड कर सकती है, प्रेशर पे डिपेंड कर सकती है। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर क्या समझता हूँ, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। तो बेसिक फंडा जैसे आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में, कि पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया है इसका, तो इस टॉपिक में आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। अब ना देखो, इस सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में हमें ना 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एंड अपने को दूसरा क्या पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं। ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। एक एक करके शुरू करने की बहुत आसान लगेगा आपको ये टॉपिक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ते हैं, बहुत ईजी है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो बेसिक चीज़ तो वही है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, बेसिक फंडा तो वही रहेगा। लाइक डिजोल्व्स लाइक का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पोलर सॉल्यूट होगा,
पोलर सॉल्यूट होगा वो कैसे सॉल्वेंट में घुलना चाहेगा? पोलर सॉल्वेंट में, सीधी सी बात है। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, नॉन पोलर जो सॉल्यूट होगा वो कैसे सॉल्वेंट में जाना चाहेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसोल्व होना चाहेगा। ये बिल्कुल बेसिक फंडा होता है सॉल्युबिलिटी का, लाइक डिसोल्व्स लाइक। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें किसके, इसके पोलर सॉल्यूट को पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो अपने पास सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl हो गया, है ना, और क्या होगा, शुगर हो गई। शुगर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है। और जैसे अपने पास हो गया क्या, ग्लूकोज, NaOH, ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर सॉल्यूट हैं। कैसे सॉल्वेंट में घुलना चाहेंगे? पोलर में, जैसा कि पानी एक पोलर सॉल्वेंट होता है। हम पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे बताते थे, याद है? तो पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं, अगर याद होगा थोड़ा बहुत, तो पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट डायपोल रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या था? नॉन जीरो था, ठीक है। नॉन पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में है। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब समझ लेंगे वहाँ पे, है ना। तो अब इसमें मैंने बता दिया कि जैसे नमक हो गया, शुगर, ग्लूकोज, NaOH जो है, ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही अच्छे से डिसोल्व हो पाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ नॉन पोलर सॉल्यूट की, नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल सोचो, एग्जांपल आ जाएंगे जैसे आपका हो गया नेफ्थलीन बोल्स आपने सुने होंगे, है ना, नेफ्थलीन। और इसके अलावा आ जाएगा जैसे आपका एंथ्रासीन, है ना। ये ना क्या है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड से दोनों नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्यूट हैं। तो ये किस में घुलना चाहेंगे? ये जाएंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसा कि जो फेमस सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं इनके लिए, जैसे बेंजीन हो गया, है ना, CCl4 हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हो सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं नेफ्थलीन बताओ, एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक, थोड़ा सा 11 से रिलेट अगर हम करें तो नेफ्थलीन आपको पता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड होता है और इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, याद है? लाइन से 2 बेंजीन रिंग लगा दी, बेंजीन रिंग जैसा ही कुछ। एंथ्रासीन कैसा होता है, याद है? एंथ्रासीन में हम कितने लगा देते हैं? 3 लगा देते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें अब आगे बढ़ते हैं। लाइक डिसोल्व्स लाइक का मैंने बेसिक फंडा आप लोगों को समझा दिया। अब ना इसमें कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, है ना। जैसे टर्म्स की अगर मैं बात करूं, डिसोल्यूशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन क्या होता है? देखो मैं अभी ये जो डेफिनेशन है डिसोल्यूशन वगैरह की समझा देता हूँ अच्छे से, बट आपको NCERT से जरूर पढ़ना है एक बार। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। डिसोल्यूशन का मतलब, जैसे मान लेता हूँ हमने क्या करा ना, एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो व्हेन a solid solute is added in a solvent, क्या होगा बताओ, क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं कि कुछ सॉल्यूट डिसोल्व होगा, है ना। तो जो सॉल्यूट होगा वो डिसोल्व हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, डिसोल्व हो रहा है। और इस डिसोल्व होने की वजह से क्या हो रहा है, सम सॉल्यूट डिसोल्व या सॉल्यूट डिसोल्व्स एंड concentration of solute increases in the solution, ऐसा ही होगा ना अब, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, ठीक है। ये तो होगी डिसोल्यूशन की डेफिनेशन। अब और भी इसमें डेफिनेशंस हैं, जैसे कि नेक्स्ट डेफिनेशन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट आ जाती है क्रिस्टलाइजेशन,
ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन को जैसे ना कई बार ध्यान रखना, इसकी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन को समटाइम्स क्या लिख देते हैं, तो बता देता हूँ, कई बार प्रेसिपिटेशन भी लिखा आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, दोनों को इंटरचेंज करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ मोर एक्यूरेट टर्म इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, ठीक है। इसमें क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सम सोल्यूट पार्टिकल्स ये क्या करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन collide with the solid solute particles and get separated out of solution। देखो ये क्या कह रहा है कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं और सेपरेटेड आउट हो जा रहे हैं सॉल्यूशन से। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हो सकता है कन्फ्यूजन आए आपको इसमें, देखो तो मैं ध्यान से समझाता हूँ। जैसे मान लो ना एक कंटेनर है, ये देखो आपने इसमें नीला नीला भर दिया पानी, ये भर दिया हमने पानी, ठीक है। अब ना तुमने देखो क्या करा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला ऑरेंज वाला। तुमने देखो इसमें ना सोल्यूट को घोल रखा है, मान लो ये घुला हुआ सोल्यूट है, ये घुला हुआ सोल्यूट, तो दिस ऑरेंज वाला इज डिजोल्व्ड सोल्यूट, घुल रखा है। अब पता क्या हो रहा है, तुम ना ऊपर से नया सोल्यूट डाल रहे हो, मान लो मतलब ऊपर से सोल्यूट डाले तुमने रेड पार्टिकल्स, ये रेड सोल्यूट डाला। तो अब ये जो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल मैंने लिखा है ना, मतलब ये जो नया मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, दिस नया वाला इज सॉलिड सोल्यूट, जो मैंने इस डेफिनेशन में बोला है, ठीक है। अब सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन मतलब ये ऑरेंज वाला। तो जब मैं ऊपर से सोल्यूट डाल रहा हूँ ना, तो ये पता है क्या होगा, ये जो लाल सोल्यूट है ये इस ऑरेंज वाले को धक्का मारेगा, और जब इसने ऑरेंज वाले को धक्का मारा, देखो क्या हुआ, उल्टी होगी चीज़ें अब, ठीक है। अरे एक मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। हाँ अब देखें चीज़ें कैसे उल्टी, मैंने रेड से बनाया था ना, ये बना दिया मैंने ऐसे, मैंने इसमें कैसे कलर का पानी भर दिया था, नीला पानी, लो भाई नीला बना दिया मैंने पानी। हाँ अब देखना ये जो रेड वाला है ना, वो तो घुल गया इधर, वो तो घुल गया, डिजोल्व हो गया, तो दिस रेड वाला इज डिजोल्व्ड सोल्यूट, ठीक है। अब बेचारे इन ऑरेंज वालों का क्या हुआ, ऑरेंज वाले पता है क्या करते हैं, ये अब सेपरेट होकर ऐसे कोने में बैठ जाएंगे नाराज होके, और यही क्या है, क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब कुछ और टर्म्स पे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा सब कुछ, है ना, इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म आती है अपने पास, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक साथ में चलो तीनों समझा दूं क्या, अनसैचुरेटेड भी कर लेते हैं और सैचुरेटेड भी कर लेते हैं, और यही हम लोग पैरेलली किसको कर लेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो आप के हिसाब से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है ना। तो देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मैं और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, यहाँ पे अ सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at a particular temperature and pressure। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब समझ लो एक बार आप, है ना। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है,
ये डेफिनेशन ही कह रही है। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर है, तो आपने क्या करा, 100 ग्राम पानी लिया, आपने ऊपर से उसमें 10 ग्राम चीनी डाल दी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अब ना आप ध्यान रखना, अब उसी सॉल्यूशन में अब ऊपर से ना और चीनी डालो या फिर और सॉल्यूट डालो, जो भी डाल रहे हो, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम, बट ना तो टेम्परेचर चेंज करना, ठीक है, और ना ही प्रेशर चेंज करना, ठीक है। तो अगर वो चीनी घुल रही है उसमें, अगर वो सब्सटेंस उसमें घुल रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा था, अनसैचुरेटेड था, क्योंकि तुम उसमें और सॉल्यूट को डिसोल्व कर पा रहे हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड क्लियर हो गया, जिसमें हम और सॉल्यूट को डिसोल्व कर सकते हैं अभी तो। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होगा, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature and pressure। कह रहा है ये वो सॉल्यूशन जिसमें ना अब तुम और डाल ही नहीं पा रहे, जितना घुलना था घुल चुका है, अब तुम एक्स्ट्रा ऊपर से उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं डाल पा रहे, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है अपना, वो कैसा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जेई नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर टू। कैसे, देखते रहना। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कुछ खास बातें ध्यान रखना, जैसे मैं अगर रिएक्शन के थ्रू आपको समझाऊं कि सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, सॉल्यूशन। ये मैं रिवर्सिबल का साइन पता है क्यों लगा रहा हूँ, रिवर्सिबल का साइन क्यों लगा रहा हूँ, देखो सॉल्यूट, जब तुमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बन गया। अब तुम्हें पता ना कि तुम सॉल्यूशन से वापस क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करके सॉल्यूट को सेपरेट भी तो कर सकते हो, है ना। तो फॉरवर्ड प्रोसेस, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये फॉरवर्ड वाली प्रोसेस तो अपनी पता है क्या, डिसोल्यूशन। और बैकवर्ड वाली प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन, पता है जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, जब किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, उस टाइम पे मैं क्या बोल देता हूँ, ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस सेम रेट से चल रही हो इस केस में, तो अब उस टाइम पे मैं कहता हूँ हमारा सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। और यहाँ पे पता है क्या एस्टेब्लिश हो गया, जब दोनों रेट बराबर हो गए, तो यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश हो गया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब नेट चेंज जीरो, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब चीज़ें रुकी नहीं हुई, रुक नहीं रखी चीज़ें, रिएक्शन फॉरवर्ड भी चल रही है, बैकवर्ड भी चल रही है, कुछ नहीं रुका हुआ। अगर सब कुछ रुक जाता तब तो मैं बोलता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे क्योंकि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस सेम रेट से चल रही हैं, इसलिए मैं इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कह रहा हूँ। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है ना, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, ध्यान रखना, अगेन एट दिस स्टेज concentration of solute remains constant in the solution। कह रहा है इस स्टेज पे जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अब आगे, इसका मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से समझना, इसमें आपके जो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड गंदे गंदे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने क्या करा, कंटेनर है,
और इसके अंदर है पानी। और देखो मैंने क्या करा, ये ऊपर से ना इसमें शुगर को डिज़ोल्व कर दिया। लाल चीनी होती तो नहीं है बट मान लो, तो दिस इज शुगर। शुगर ठीक है, शुगर कौन सी, C6H, सॉरी भैया, ग्लूकोज ही लिख देते हैं, छोड़ो यार ग्लूकोज ही लिख दो चलो, C6H12O6 ठीक है। ये शुगर हटा देते हैं और इसे क्या लिख देते हैं, ग्लूकोज। ये लो। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन मैं मानूं कैसा है पता है, सैचुरेटेड। ये है भैया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तुमने क्या करा, तुमने ना ऊपर से इसमें दूसरा कलर ले ले, ये लो भाई ऑरेंज। तुमने अब ऊपर से इसमें फिर से ग्लूकोज ही डाला है, पता है कैसा, लेकिन ये वाला T12O6। ये कैसा ग्लूकोज है पता है, दिस इज रेडियो एक्टिव ग्लूकोज। ये मैंने रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाल दिया। ये क्यों रेडियो एक्टिव बोल रहा हूँ, क्योंकि दिस टी, व्हाट इज दिस टी, दिस टी इज ट्रीटियम एंड दिस ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ, किसका आइसोटोप है ये, हाइड्रोजन का, ठीक है, आइसोटोप हाइड्रोजन। बहुत ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। तो जब तुमने क्या करा, तुमने इस ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में जो कि सैचुरेटेड था, ऊपर से तुमने ग्लूकोज डाला जो कि रेडियो एक्टिव है, तो अब क्या होगा, क्या ये ऊपर से जो ग्लूकोज आ रही है वो घुलेगी या वो नहीं घुलेगी, ठीक है। सोचो अपना आंसर, वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर से जो ग्लूकोज आ रहा है वो घुल जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये आप या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आपने जो पहले पढ़ा है वो गलत था। मैंने पहले क्या पढ़ाया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, यही तो बोला था मैंने। तो तुम कहोगे सर जब आपने बोला ही ऐसे था कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो ये ऊपर वाला ग्लूकोज अंदर घुल कैसे रहा है। अब यहाँ देखो होता है खेला, पता है क्या होगा इसमें, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो तुमने ऊपर से सॉल्यूट डाला है ना, मैंने एक लाइन और भी लिखी थी ना कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन रिमेंस कांस्टेंट ही रहेगी। देखना, मान लेता हूं कि अंदर घुले हुए सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने थे, 10 सॉल्यूट के पार्टिकल्स घुले थे, तुमने ऊपर से भी कितने डाल दिए, 10। पता है क्या होगा, ये जो 10 घुले हुए सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे ना भैया, है ना, ये जो 10 घुले हुए सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, इनको रिप्लेस कर देगा कौन, जो ऊपर से आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये ऑरेंज जो पार्टिकल ऊपर से जो आ रहा है ना, वो इन 10 पार्टिकल की जगह आके बैठ गया, और ये जो रेड वाले ग्लूकोज के पार्टिकल्स थे वो आगे ऐसे, इनकी क्या हो गई है, क्रिस्टलाइजेशन हो गई है। क्योंकि हमने पढ़ा था एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स अंदर आए उतने ही क्या हो गए, क्रिस्टलाइज हो गए। और ये बात समझ में है ना, मैंने यहाँ पे लाइन बताई थी कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ये जो सॉल्यूशन में लाल लाल पार्टिकल्स थे, ऑरेंज वालों से धक्का मुक्की करी और बेचारे क्या हो गए, रेड वाले पार्टिकल क्रिस्टलाइज हो गए, ठीक है। तो ये है अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर तुमसे इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि तुमने एक ग्लूकोज के, नॉर्मल ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में ऊपर से रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाला, अब बताओ कि जो ओवरऑल सॉल्यूशन होगा क्या वो रेडियो एक्टिव होगा। हाँ भैया, दिस सॉल्यूशन इज नाउ रेडियो एक्टिव, इज नाउ रेडियो एक्टिव। अगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बताता ना, तो तुम एग्जाम में क्या करते, सर सॉरी, तुम बोलते हैं एग्जाम में सर ये तो रेडियो एक्टिव होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला तो घुलेगा ही नहीं ना। लेकिन घुलता है ऊपर वाला, लेकिन पहले से घुला हुआ बाहर चले जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अपना हो गया ये वाला फंडा क्लियर। तो अब नेक्स्ट इसमें जो मैं पढ़ा रहा था, सैचुरेटेड हो गया ना, अब चलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताओ क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग, व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है
वो ऐसा सॉल्यूशन है, जैसे मैं एग्जांपल से बताऊँ ना, तुमने घर में क्या करो, मान लो नींबू पानी बनाना है, वो भी 10 लोगों के लिए। अब तुम मतलब नादान बच्चों की तरह क्या करो, एक गिलास पानी में चीनी घोल रहे हो, क्योंकि 10 लोग अगर हैं तो कम से कम 5 से 6 तो नहीं, 10 लोग हैं तो मान लो 15 से 20 चम्मच चीनी घोलनी है। तो गिलास में तुम एक जग में चीनी घोल रहे हो, तुम घोल रहे हो, तुम कहोगे अरे यार ये तो 6-7 चम्मच के बाद तो चीनी घुल ही नहीं रही, अब क्या करें इसका। अब तुम्हें और चीनी घोलनी होती थी तो तुम क्या करते थे, तुम पानी को गर्म कर देते थे। हाँ ये बात पता है तुम्हें, पानी थोड़ा गर्म कर दोगे तो अब जो ऊपर से तुम चीनी डालोगे वो घुल जाएगी, पहले नहीं घुल रही थी, है ना। तो अब क्या हुआ, मैक्सिमम जितनी चीनी घोलनी थी तुमने घोल ली, अब तुम उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से बढ़ा रहे हो, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा चीनी तुम अगर घोल रहे हो, तो तब जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। देखो एक बार ध्यान से देखना, ऐसे ये रहा पानी 100 ग्राम, तुमने इसमें 40 ग्राम चीनी डाल दी, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे है ये, मान लेता हूँ ये जो सिस्टम अपना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 1 atm प्रेशर पे। 40 ग्राम जो है ना, दिस इज इस चीनी की सॉल्युबिलिटी, मतलब ये मैक्सिमम इतनी घुल सकती है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या करा पता है, टेम्परेचर को कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, ले भाई प्रेशर 1 atm ही है, पानी भी नहीं छेड़ा तुमने, बस टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब पता है इसमें चीनी कितनी घुल गई, 60 ग्राम घुल गई। तो मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा घुली है ना चीनी, तो अब दिस सॉल्यूशन कैसा बन चुका है, सुपर सैचुरेटेड, ये बन गया है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब मैं फटाफट से इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दूँ, पीछे जगह ही खत्म होगी। चलो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन फटाफट से लिख देते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी लिख देता हूँ एक आधा, जैसे ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये क्या होता है, मेटास्टेबल होते हैं। मेटास्टेबल का मतलब पता है क्या होता है, मेटास्टेबल का मतलब है जब तक तुम इसको नहीं छेड़ते ना तब तक चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ही तुमने इसको छेड़ा तो जो तुमने एक्स्ट्रा चीनी घोली थी ना, वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, क्रिस्टल बन जाएगी, ठीक है। जब तक तुम सॉल्यूशन को नहीं छेड़ोगे तब तक चीनी घुली रहेगी, जैसे ही तुमने थोड़ी भी छेड़खानी कर दी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ये बहुत है ना, दिस सुपर सॉल्यूशन जो होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। मेटास्टेबल स्टेट लिख देते हैं। दूसरा इसमें मेरे को पॉइंट ये लिखना है कि दिस सॉल्यूशन होल्ड्स मोर सोल्यूट देन they typically should, often precipitating excess solute। कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है, ये इसके पास ना जितना इसके पास होना चाहिए उससे ज़्यादा ही सोल्यूट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके पास टेंडेंसी है कि जो एक्सेस इसने सोल्यूट घोला है ना उसको क्या करने की, प्रेसिपिटेट आउट करने की। अब मैं ना एक थोड़ा समझाता हूँ इसको भी भाई, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, तो दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तुमने बनाया है ना, तो इसमें क्या करा हुआ है ना, तुमने 20 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी घोली हुई है, एक्स्ट्रा चीनी घोल, मैक्सिमम मान लो 40 ग्राम कैपेसिटी थी, तुमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा हुआ है और इसमें 20 ग्राम चीनी घोल दी। तो ध्यान रखना, जब तक टेम्परेचर 50 है तब तक ये 20 ग्राम चीनी घुली हुई है। जैसे ही मान लो टेम्परेचर कितना कर दिया तुमने, वापस कर घटा दिया, 49 भी कर दिया ना, लो 49 भी कर दिया, जैसे ही टेम्परेचर 49 हुआ, थोड़ा भी कम हुआ, तो यहाँ पर अब क्या स्टार्ट हो जाएगी,
तो यहाँ पर अब क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। तो ये ना फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जो हम क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक करते हैं ना, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही यही है। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अब हम सबसे पहला, जैसे हमने शुरू तो कर दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मज़ा आएगा इस टॉपिक में, आपने देखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में घोलता हूँ तो टेम्परेचर का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने अगर जब मैं सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूँ ना, तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। सॉल्युबिलिटी वर्ड ही यूज हम करते हैं व्हेन आवर सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। क्लियर है। तो मान लेता हूँ दिस इज सॉलिड सॉल्यूट, दिस इज आवर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। और फिर से मैंने बोला मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा, सैचुरेटेड है। और अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो अब इसका मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर क्या है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब प्रोसेस अपनी कैसी है, इक्विलिब्रियम पे है। अगर मेरी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो हेयर आई कैन अप्लाई कौन सा प्रिंसिपल बताओ, ली चैटिलियर प्रिंसिपल। यहाँ पर मैं इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रिंसिपल को मैं आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे अप्लाई करूँगा, देखो ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और तुम थोड़ी भी छेड़खानी करते हो ना, थोड़ी भी छेड़खानी करते हो, तो जो भी तुम छेड़खानी करोगे सिस्टम में तो इक्विलिब्रियम तुम्हारे अगेंस्ट काम करेगा, बिल्कुल अगेंस्ट। अब मैं टेम्परेचर का इफेक्ट अगर पढ़ाऊँ तुम्हें तो इसमें दो केसेस हम पढ़ेंगे। पहला केस ये है कि जब तुम शुगर किसी भी सॉलिड को सॉलिड में घोल रहे हो तो हो सकता है कि वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो सकता है एंडोथर्मिक का, है ना। तो हो सकता है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड क्या हो, एंडोथर्मिक। और दूसरा पता है क्या हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मान लो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। मान लो ये है एक्सोथर्मिक। लो अब एंडोथर्मिक का मतलब कि जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी या रिक्वायर्ड होगी और यहाँ पर हीट रिलीज होगी। तो हीट एब्जॉर्ब में डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज का साइन क्या आता है, पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा एच का साइन क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो जो सॉलिड सॉल्यूट है उसने सॉल्वेंट के साथ मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। क्लियर है। और एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट, तो मतलब मैं हीट को कहाँ लिखूंगा, रिएक्टेंट साइड। हीट को लेगा कौन, रिएक्टेंट ही तो लेंगे, तो मैंने लेफ्ट साइड हीट लिख दिया। सिमिलरली मैं राइट साइड क्या करूँगा, राइट साइड हीट को किस साइड लिखूँगा, निकल रही है ना बाहर, बाहर निकल रही है हीट, तो मैं किस साइड लिखूँगा उसे, प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, ये लाल लाल मैंने लिख दी हीट, प्रोडक्ट साइड। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुमने क्या करा ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया। लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब तुम क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो हीट बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर देना मतलब हीट देना, और अगर तुम हीट बढ़ाओगे तो मतलब तुम क्या बढ़ा रहे हो, हम बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट। हीट रिएक्टेंट साइड तो लिखी है, और अगर रिएक्टेंट हम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किसको बढ़ाएगा, प्रोडक्ट को, है ना। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी या प्रोसेस जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जा रही है प्रोसेस, है ना। प्रोसेस फॉरवर्ड जाने का मतलब क्या है इसका कि डिसोल्यूशन, फॉरवर्ड क्या थी प्रोसेस, डिसोल्यूशन थी ना। फॉरवर्ड में हमारा सॉलिड घुल रहा है, बैकवर्ड में वो क्रिस्टलाइज हो रहा है।
तो फॉरवर्ड अगर प्रोसेस जाएगी तो इसका मतलब डिसोल्यूशन बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा सॉलिड डिसोल्व होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस। लेकिन कब, जब प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, लेकिन पैरेलली अगर मैं इस तरफ समझाऊं आपको, देखो फिर से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो तुमने क्या बढ़ाई है, हीट बढ़ाई है। इस बार हीट लिखी है कहाँ, प्रोडक्ट साइड, तो मतलब तुमने प्रोडक्ट को बढ़ाया है। अगर तुमने प्रोडक्ट को बढ़ाया है तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, पीछे आ जाएगी ना अब रिएक्शन। और अगर रिएक्शन पीछे आ रही है इसका मतलब क्या है भाई, फॉरवर्ड में तो सोल्यूट घुल रहा था, बैकवर्ड में तो क्रिस्टलाइज हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, रिएक्शन के नेचर पे। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगी, और लेकिन अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें चलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ध्यान रखना नोट करके, एज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, है ना, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल होते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, तो देयरफॉर नो इफेक्ट ऑफ pressure on solubility of solid in liquid। ठीक है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। चलें आगे। अब हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो, यही तो है अपना मेन टॉपिक आज का, जो ये थंबनेल है ना, हेनरीज लॉ। अब आ गया अपना हेनरीज लॉ। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बहुत ध्यान से समझना भाई इसको, तो बहुत ही भयानक ध्यान से। देखो सबसे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे सबसे पहले तो अपना वही आ जाएगा, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या है मतलब इसका, जैसे देखो हमने ना पहले पढ़ा था कि जो नॉन पोलर सॉलिड सॉल्यूट है वो नॉन पोलर उसमें ही जाएगा, पोलर है जो पोलर के साथ ही जाएगा, बट गैस के साथ नहीं है भाई ऐसा, है ना। गैस पता है चाहे कैसी भी हो, एनी गैस कैन डिजोल्व इन एनी लिक्विड। तुम किसी भी गैस को किसी भी लिक्विड में भेज सकते हो, एनी गैस कैन डिजोल्व इन एनी लिक्विड। ठीक है, अब इसमें बट दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है गैस डिजोल्व हो सकती है ज़्यादा, तो डिजोल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट, मैं भूलेगा ना, गैस डिजोल्व टू ग्रेटर एक्सटेंट और गैस डिजोल्व टू लेसर एक्सटेंट। मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि जो गैस है ना अपनी, वो हो सकती है ज़्यादा घुल जाए, ज़्यादा घुल सकती है, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा डिजोल्व हो सकती है गैस किसी लिक्विड में, और वो गैस कम भी डिजोल्व हो सकती है, लेकिन डिजोल्व जरूर होगी, ये फिक्स है। कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में तुम डिजोल्व कर सकते हो, किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो गैस ज़्यादा डिजोल्व है कम डिजोल्व है, अब यहाँ पे आता है खेल। क्या खेल आएगा, ज़्यादा डिजोल्व कब होगी, जब गैस कैसी है, पोलर गैस है,
और पोलर ही कैसा है, पोलर ही कैसा है अपना लिक्विड, या फिर कह सकते हो नॉन पोलर गैस है और लिक्विड ही पता कैसा है अपना, नॉन पोलर लिक्विड है। मतलब जब लाइक डिजोल्व लाइक का फंडा होगा, सॉरी, जब लाइक डिजोल्व लाइक का फंडा होगा उस केस में तो ज़्यादा गैस डिजोल्व होगी। बट अगर लाइक डिजोल्व लाइक का फंडा है ही नहीं, मतलब तुम पोलर गैस को डाल रहे हो नॉन पोलर इसमें, नॉन पोलर को डाल रहे हो पोलर में, तो अगर लाइक डिजोल्व लाइक का फंडा है ही नहीं, तब आपकी जो गैस है वो बहुत ही कम डिजोल्व होगी। ठीक है, ये था भाई इसमें। तो पहली चीज़ क्लियर होगी। अब यहीं पे हम कुछ बातें समझेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बोल देगा 3-4 गैस दे दी, कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्यूबल है, कौन सी गैस कम सॉल्यूबल है, कैसे बताओगे भाई। ठीक है, तो देखना, कंपैरिजन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, देखना क्या फंडा रखना है। कंपेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन पानी में ही, है ना, पानी में ही पूछता है मेजरली। तो सबसे पहला क्या ध्यान रखना है, फॉर सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। मान लो अगर आपके पास गैसेस है, उनका सिमिलर सा ही मॉलिक्यूलर मास है, आस पास सा ही है, तब पता है मैं क्या बोलता हूँ कि जो पोलर गैसेस हैं, पोलर जो गैसेस होगी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी पानी में, है ना, ज़्यादा होगी। और जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। पहली बात। अब जैसे एग्जांपल में पूछ लेता हूँ, देखो जैसे क्या एग्जांपल कर लें, जैसे मान लेते हैं CO2 करें ना, SO2 कर लेते हैं। एक सेकंड चल जा। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे आ जाता है अपने पास एक CO2 गैस है, जिसका 44 के अराउंड वेट होता है। और हम एक और गैस ले लें क्या, जैसे एक और गैस आ गई, कौन सी ले जल्दी सोचो, अमोनिया नहीं, HCl ले लो। इसका चलो 44 तो नहीं, हाँ उससे थोड़ा ही कम है, 6-7 पॉइंट का ही कम है, 36.5 होता है। तो सिमिलर मॉलिक्यूलर मास है दोनों का, तो पोलर गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर क्या हो जाए, सेकंड आ जाता है, इफ वेरी लार्ज डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, लार्ज डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस, अगर अच्छा खासा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास में, तो इन दैट केस ध्यान से सुनना, अच्छा खासा डिफरेंस का मतलब बताऊं क्या, जैसे 40-50 40 to 50 AMU का फ़र्क है। AMU मतलब मास की यूनिट होगी, तो 40-50 AMU का फ़र्क है। ठीक है, तो इस केस में इन दैट केस क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल समझ जाएंगे। ठीक है, मान लो एक पोलर गैस है जिसका मास है सपोज 50, एक नॉन पोलर गैस है जिसका मास है सपोज 100। तो पूछ रहा है पानी की सॉल्युबिलिटी। भैया हमने देखा मॉलिक्यूलर मास में तो अच्छा खासा डिफरेंस है ना, पोलर गैस का कम है, नॉन पोलर का ज़्यादा है। तो यहाँ पे पता कुछ नहीं करना, जिसका मास ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा।
मास में डिफरेंस अगर ज़्यादा है ना, कुछ मत देखो पोलर नॉन पोलर, चाहे उस केस में तो नॉन पोलर की सॉल्युबिलिटी भी पोलर से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लास्ट केस है इफ़ ऑल गैसेस या फिर ऑल गिवन गैसेस आर पोलर या फिर ऑल गिवन गैसेस आर नॉन पोलर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सारी पोलर हैं या फिर सारी की सारी कैसी हैं, नॉन पोलर हैं। तो इन दैट केस सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर मास के। जितनी हैवी गैस है वो उतनी, अबे ये क्या हो गया, जितनी हैवी गैस है वो उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबल होगी किसमें, किसी भी लिक्विड में, ठीक है। ध्यान रखने की बात है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए एच हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, सॉल्युबिलिटी, भाई सभी के सभी सेम ग्रुप्स के हैं, सारी की सारी ऑल आर नोबल गैसेज, और जो नोबल गैसेज हैं ये सारी की सारी कैसी होती हैं, नॉन पोलर। सबसे हैवी कौन है, जेनोन, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी यही आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं He N2O2, अगेन ऑल आर नॉन पोलर गैसेस, O2 सबसे भारी, ये आ गया सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन देखना ध्यान से, H2 और हीलियम का एक्सेप्शनल है, ओलंपियाड लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है, एडवांस में भी पूछ सकता है, जो तुम्हारा नीट है ना उसमें भी पूछ सकता है, बट चांसेस कम है। हालांकि मैं क्यों कह रहा हूँ पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है इस वजह से। तो H2 और हीलियम में आप खुद सोचो आपके अकॉर्डिंग किसकी क्या कह सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर H2 भी नॉन पोलर है, हीलियम भी नॉन पोलर है, और H2 का मास कितना है 2 यूनिट या 2 AMU, हीलियम का मास कितना है 4। फिर तो तुम कहोगे भैया जी आपने ही तो बताया था मोलर मास ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तुम ऐसा करते, बट दिस इज गलत, गलत है ये। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है, उल्टा HE की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। एक्सेप्शन है ये, रीज़न कोशिश करना समझने, देखो बहुत डिटेल्ड रीज़न तो इसका नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, इतना बेसिक बेसिक बता देता हूँ। जैसे अभी हम तब से पढ़े ना मोलर मास ज़्यादा, मोलर मास ज़्यादा, सिंपल सी बात है, जो गैस के पार्टिकल होंगे ना जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर सकते हैं लिक्विड के साथ, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कर सकते हैं तो उतनी ही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब जब मैं H2 की बात करूँ, H2 देखो कुछ ऐसा है ना, और हीलियम कैसा है, दिख रहा है। अब जब ये H2 पानी के साथ इंटरेक्ट करने जाएगा, पानी देखेगा भैया इसका तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, इसका तो बहुत ही छोटा सरफेस एरिया है, तो ये बैठा मान लो पानी, ये पानी है, ये पानी है, पानी कर रहा है इंतजार। अभी H2 आया, देखो इतना बड़ा सरफेस एरिया ना, तो इतनी सारी साइड्स से क्या कर सकता है, अट्रैक्शन शो कर सकता है, लेकिन इसके बाद छोटा सरफेस एरिया है इसका, ये थोड़ी सी अट्रैक्शन दिख रहा होगा आपको। सरफेस एरिया क्योंकि H2 का ज़्यादा है, इस वजह से इस ये ज़्यादा साइड्स से अट्रैक्ट कर सकता है, किसके साथ, लिक्विड के साथ, इस वजह से, ठीक है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन कर सकता है उतनी अच्छी इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। एक तो ये चलो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया मैंने H2 और हीलियम का। एक और, अगर देखो H2 का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये मुझे बताओ एक सोच के कि अगर मुझे H2 और हीलियम दोनों को लिक्विफाई करना हो, कंप्रेस करके क्या करना हो, लिक्विफाई, तो कौन ईजिली लिक्विफाई हो सकती है, सोचो सोचो, पोज लो, सोचो, ठीक है मैं बताता हूँ। तो ईजिली लिक्विफाई कौन हो सकती है, H2 ही, क्योंकि H2 और H2 का सरफेस एरिया ज़्यादा, तो H2 अपने दूसरे बड़े बड़े H2 के मॉलिक्यूल से ईजिली क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, फटाफट फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ये ऑर्डर पता है और किसका लिख दिया मैंने, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन भी लिख देते हैं, लिक्विफिकेशन भी लिख देते हैं, चलेगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। ये तो चलो बेसिक बातें होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें ही करवाता हूँ मैं सारी की सारी। सेकंड पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भाई खतरनाक इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जैसे
ये गैस है, गैस को तुमने किस में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। ये बात आप जानते हो कि गैस प्लस सॉल्वेंट की फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो डिसोल्यूशन होगी। क्या यहाँ पर बैकवर्ड प्रोसेस वो होगी, क्या क्या कहते हैं उसे, क्रिस्टलाइजेशन? नहीं भैया, गैस का थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि फॉरवर्ड प्रोसेस में गैस अंदर जा रही है, बैकवर्ड प्रोसेस में गैस बाहर आ रही है, ठीक है। एस्केपिंग, एस्केपिंग ऑफ गैस, तो एस्केपिंग है बैकवर्ड और फॉरवर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ गैस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब तुम गैस को किसी लिक्विड में डालोगे तो प्रोसेस कैसी होगी, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या प्रोसेस या एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो प्रोसेस है पता है कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज नेगेटिव। क्यों है ऐसा भैया, क्यों ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? ये इसलिए एक्सोथर्मिक है क्योंकि दिस प्रोसेस, ध्यान रखना, दिस प्रोसेस एनसीईआरटी में है, बोर्ड्स में पूछ सकता है, दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन जैसा है भैया। क्या मतलब है इसका, देखना, कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन में आपको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनको आप कंप्रेस करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे ना, कंप्रेस करोगे, कंप्रेस, दोनों गैस के पार्टिकल्स पास पास आएंगे और आपस में कंडेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, देखो ये अपने पास लिक्विड है, ये रहा अपने पास लिक्विड, और देखो मैं ऊपर से ये गैस के पार्टिकल ऐसे ऐसे दूर दूर ऐसे मान लो, दूर दूर ही तो होते हैं गैस के पार्टिकल्स यार, तो पता ही है। लेकिन जैसे जब ये इसके अंदर आएंगे ऐसे अंदर, तो ये पार्टिकल्स हो गए ना ऐसे पास पास। ये क्यों ऐसे नीचे आएंगे, क्योंकि तुम ऊपर से भारी भरकम इन पे क्या लगाओगे, पी प्रेशर लगाओगे, ठीक है। इन पर तुमने क्या लगाया, बाहर से प्रेशर, ऐसे ज़बरदस्ती प्रेशर लगाओगे तो भी अंदर आएंगे। अब तुमने देखा कि दूर दूर जो ये गैस के पार्टिकल्स है, देखना कितनी दूर दूर बढ़े हैं, ये देखो डिस्टेंस पे है, अंदर आके देखो कितने हो गए, पास पास हो गए, ये पास 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 पास, दूर से पास आए, क्या हुआ है इनमें, अट्रैक्शन। दूर से पास आए हैं ना, ये दूर दूर थे पार्टिकल्स, गैस के पास पास आ गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब कभी भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है एनर्जी। आ रही है बात समझ में, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए तो मैं इस प्रोसेस को क्या बोल रहा हूँ, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक। अब ध्यान से समझना, तो अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, एक्सोथर्मिक है ना, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, प्रोडक्ट साइड हीट लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, लो प्लस में हीट लिख दिया प्रोडक्ट साइड। तो अब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुमने हीट बढ़ाई, हीट बढ़ेगी, मतलब हीट बढ़ रहा मतलब प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। गैस की क्या होगी, एस्केपिंग, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर, तो क्या बढ़ा रहा हूँ मैं, हीट को बढ़ा रहा हूँ। हीट अगर बढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ, है ना। और प्रोडक्ट अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ली चैटियर हमें पीछे भेजेगा ना, तू रिएक्टेंट बना, और रिएक्टेंट अगर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगी, गैस की एस्केपिंग ऑफ गैस। और गैस अगर बाहर निकल रही है, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज। अब गैस कम घुली हुई है, बाहर निकलेगी तो मतलब कम ही घुल रही है, गैस डिक्रीजेस। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, ठीक है। बट अब आता है यहाँ पे जेई से थोड़ा ऊपर की बातें, थोड़ी ऊपर की बातें, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें। ये हमने पढ़ा है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी जो है गैस की घटेगी। अब लेकिन होता क्या है, अगर तुम फर्दर इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को, फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे तो पता है क्या होगा, तो जो सोलवेंट
और ये सोलवेंट के पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन है ना, ये बॉन्ड सा इंट्रैक्शन होती है ना, ये क्या हो जाती है, ब्रेक। तो दिस इंटरेक्शन ब्रेक होगी, ब्रेक। और ये जो ब्रेक हुई इंटरेक्शन, तो बीच में पता है क्या बन गया, होल बन गया, होल, गैप आ गया। अब ये गैप को कौन भरेगा, तो अब ये गैप क्या करता है, या फिर अब यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर गैस बैठी हुई है ना, हाई टेम्परेचर तो दे रखा तुमने, ऊपर जो गैस बैठी हुई है उसे दिख गया गैप, भाग के आएगी, कहाँ घुस जाएगी, इस होल में। तो जो दिस होल कैप्चर्स द गैसेस, दिस होल कैप्चर्स द गैसेस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर चलो मैंने हीट करा तो गैस बाहर निकलने लगी, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा हीट कर देता हूँ तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंट्रैक्शंस ब्रेक हो रही हैं, तो उनके बीच में एक होल बन रहा है और अब वहाँ पे गैस कैप्चर हो रही है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ऑन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी फिर से क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब इसका फटाफट से मैं क्या करवा देता हूँ, आपको एक ग्राफ करवा देता हूँ, सॉल्युबिलिटी वर्सेस आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। स्मॉल टी गलत बना दिया, स्मॉल टी तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, अपने को तो बड़ा टी चाहिए, ठीक है। अब तो मान लो लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी किसी गैस की क्या है, मैक्सिमम है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। अब मैं ना इसी में एक और, या फिर एक काम करता हूँ, क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ पहले। तो तुम्हें ना सॉल्युबिलिटी एस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ दे दिया और ये दो लाइनें खींच दी, एक और ये लो, ठीक है। तो ये लो, ये फर्स्ट ग्राफ है, सेकंड है। तो बताओ, तुम्हें बताना है कि विच कर्व रिप्रेजेंट्स O2 एंड विच कर्व रिप्रेजेंट N2। कैसे बताओगे, पता है, जो मैंने पहले बताया था ना, सॉल्युबिलिटी कंपैरिजन, दोनों की दोनों गैसेस कैसी हैं, नॉन पोलर, मास किसका ज़्यादा है, O2 का। तो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे तुम चेक करो तो सॉल्युबिलिटी हमेशा ज़्यादा किसकी होगी, O2 की। मतलब ऊपर वाला ग्राफ किसका है, O2 का है, नीचे वाला ग्राफ किसका है, N2 का है, ठीक है। चलो ये तो जेई मेंस नीट तक की बातें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा कुछ ऐसा है, या फिर वो उधर चलो भी रहने देते हैं इसको, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। वहीं पे अपना हेनरीज लॉ प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले की जो बेसिक बातें हैं ये मे भी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे डीपीपी शेयर करी है उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो जब तक देखो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं कि सर हमारा डाउट्स सेशन ले लो, तो तब तक मैं कैसे डाउट सेशन लूँ। अगर मैं मान लो डाउट सेशन ले रहा हूँ और किसी बच्चे को नीड ही नहीं है, तो फिर कोई उसका बेनिफिट नहीं है, टाइम वेस्ट वाली बात है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ, और प्लीज़ इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो न्यू व्यूअर्स हैं, और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।